गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप पाठक एक बार पुनः कक्षा 9 वालों के लिए पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के शेष भागों को लेकर आया हूँ। जैसे कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में आपको बताया गया कि वर्ब सहित जो पार्ट बच जाता है वो प्रेडिकेट पार्ट में आता है। अब वर्ब पर स्टडी किए तो बताया गया कि वर्ब दो प्रकार की आती हैं। एक आता है इंट्रांसिटिव, एक होता है इंट्रांसिटिव और एक होता है ट्रांसिटिव। फिर जब सेंटेंस में इंट्रांसिटिव वर्ब आकर्मक क्रिया होती है, आकर्मक क्रिया होती है तो ऐसी क्रियाएं अपना अर्थ स्वतः पूर्ण कर देती हैं, अपना अर्थ स्वयं पूरा कर देती हैं। तो ऐसी क्रियाओं के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। तब ऐसे में प्रेडिकेट पार्ट में केवल एक शब्द होगा, वो होता है वर्ब। ठीक है। फिर बताया गया कि कुछ क्रियाएं ट्रांजिटिव होती हैं जो अपना अर्थ सकर्मक होती हैं, जो अपना अर्थ स्वयं पूर्ण नहीं करती हैं। इनके अर्थ को पूरा करने के लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता होती है और उस अन्य शब्द को ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब जब सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो स्वाभाविक है इसके अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट लिखा जाए। तो जब ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऐसे सेंटेंस जिनमें प्रेडिकेट पार्ट में ट्रांजिटिव वर्ब आया हो उसमें सामान्यतः एक से अधिक शब्द होते हैं। ट्रांजिटिव में यदि वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसमें एक तो वर्ब रहेगा ही रहेगा प्रेडिकेट पार्ट में, और अगला क्या हो जाएगा, इसके अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द लिखेंगे उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। इतना मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब आगे देखना है, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपना अर्थ स्वयं पूर्ण कर देती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपना अर्थ स्वयं पूरा नहीं कर पाती हैं। उनके अर्थ को पूरा करने के लिए अन्य शब्द की आवश्यकता होती है जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और तब प्रेडिकेट पार्ट में सामान्यतः दो शब्द होते हैं, एक तो होगा वर्ब और दूसरा होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना मैंने बताया था। अब आगे देखना है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, ठीक है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके बाद एक शब्द लिख देने से भी उनका अर्थ पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके बाद सिंगल वर्ड लिख देने से भी उस सेंटेंस का अर्थ, क्रिया का अर्थ पूरा नहीं होता है। तो ऐसी क्रियाओं के अर्थ को पूरा करने के लिए एक से अधिक शब्दों की आवश्यकता होती है। मतलब एक शब्द लिखने से, क्रिया के बाद एक शब्द लिख देने से भी उसका अर्थ यदि पूरा नहीं हो रहा है तब उसके बाद हम अन्य शब्द लिखेंगे। और ऐसे वाक्यों में तब डबल ऑब्जेक्ट आता है। सिंगल ऑब्जेक्ट से उसका अर्थ पूरा नहीं होता है, तब ऐसे में डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जहां तक पिछली वीडियो बनी थी, ठीक है, उसके बाद एक हेडिंग डालेंगे, प्रेडिकेट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट having double object। ठीक, ये हेडिंग डाल देंगे, या केवल इतने डाल सकते हो, वर्ब विथ डबल ऑब्जेक्ट।
ठीक, ये डालेंगे हेडिंग, चाहे ये डाल लें चाहे ये डाल लें, ठीक है। ये उसके नीचे हेडिंग डालें, उसके आगे लिखना प्रारंभ करें। हाँ देखेंगे, जैसे कि मैंने अभी हेडिंग डलवाया, ट्रांजिटिव वर्ब्स विद डबल ऑब्जेक्ट्स, चाहे वर्ब विद डबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके नीचे लिखेंगे हम बोल रहे हैं, इसे लिख लीजिए। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके बाद एक शब्द लिख देने पर भी उनका अर्थ पूर्ण नहीं होता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके बाद एक शब्द लिख देने से भी उसका अर्थ पूर्ण नहीं होता है। ऐसी क्रियाओं के अर्थ को पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट के बाद अन्य ऑब्जेक्ट की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसी क्रियाओं के अर्थ को पूरा करने के लिए सिंगल ऑब्जेक्ट के बाद एक और अन्य ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तब ऐसे वाक्यों में डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं या उन ऑब्जेक्ट्स को डबल ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये कॉपी पर आपको लिखना है, फिर उदाहरण देखना है। जैसे ही गेव मी, अब देखें, गौर करें, लिखा है ही गेव मी, उसने मुझे दिया। तो वर्ब आई, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अपना अर्थ स्वयं पूर्ण नहीं करती है, तो इसके बाद एक शब्द मैंने और लिख दिया। अब ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट मैंने लिख तो दिया अन्य शब्द, लेकिन गौर से देखें, क्या इसका अर्थ पूरा हो गया? नहीं, इसका अर्थ पूरा नहीं हुआ। जैसे कहेंगे ही गेव मी, उसने मुझे दिया, तो क्या दिया? अर्थात इस वाक्य का अर्थ पूरा नहीं है। तब ऐसे वाक्यों के अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट के बाद एक और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब वो हो जाएगा ए पेन या ए लेटर, ठीक है। अब देखें, गौर करें, ही गेव मी ए पेन, पूरा अर्थ क्या है? उसने मुझे एक कलम दी या उसने मुझे एक कलम दिया। अब इसका अर्थ पूरा हुआ। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, ये मैंने उसी दिन बताया, अब इसमें गौर करें, ही राइट्स, वो लिखता है, क्या लिखता है? ए लेटर, एक पत्र लिखता है। तो वह एक पत्र लिखता है। देखो, एक ही शब्द से इस क्रिया का अर्थ पूरा हो गया, तो इसमें सिंगल ऑब्जेक्ट आया। लेकिन यहां पर एक शब्द लिखने से इस वर्ब का अर्थ पूरा नहीं हुआ, तो यहां एक शब्द और लेकर आए। अब ऐसे में ऐसे क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए डबल ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ठीक। इतना जाने। अब एक चीज और देख लें, डबल ऑब्जेक्ट आने पर, ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट आने पर दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है या अलग अलग नाम रखे गए हैं। जब वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट होता है तो डबल ऑब्जेक्ट में एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये आपको कॉपी पर लिखना है। अब ये उदाहरण डाल के इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये उदाहरण पहले डाल लें, फिर इसके नीचे लिखेंगे डबल ऑब्जेक्ट में सामान्यतः पहले आने वाला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है।
ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे। क्रिया के बाद पहले आने वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये ध्यान रखें, जब डबल ऑब्जेक्ट होंगे तब उसमें पहले वाला इनडायरेक्ट और दूसरा वाला डायरेक्ट होता है। ठीक, तो डबल ऑब्जेक्ट होता है, पहले वाले को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे वाले को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, ये आपको लिख लेना है। फिर अब देखिए इसके पार्ट को अलग करेंगे तो इसमें प्रेडिकेट PREDI, प्रेडिकेट पार्ट कहाँ से आया? प्रेडिकेट गेव मी ए पेन। ठीक, तो लिख देंगे गेव मी ए पेन, ये इतना पूरा प्रेडिकेट है। ठीक, फुल स्टॉप लगाएंगे। अब देखेंगे कि इस पार्ट में है क्या क्या। तो जैसे कि मैंने बताया ये गेव क्या है, क्या है ये वर्ब है। ठीक, तो आगे लिखेंगे वर्ब बराबर क्या है? गेव। ठीक, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो जैसे कि मैंने अभी बताया जो पहले आता है उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां डाल दें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर लिख देंगे मी, और ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है तुम्हारा? ए। ठीक, डबल ऑब्जेक्ट आने पर पहले आने वाला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद आने वाला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब एक लाइन इसके नीचे और लिखनी है आपको, इसमें लिख लेंगे डबल ऑब्जेक्ट में, डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों में सामान्यतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है। सामान्यतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है जो सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए गौर करें, मी किसके लिए प्रयोग करेंगे? सजीव के लिए। तो सजीव ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सजीव होता है वो पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो निर्जीव होता है वो बाद में आता है। ठीक, अब ऐसे वाक्यों के प्रेडिकेट को अलग करने के लिए आप इसी तरह एक्सरसाइज करेंगे। पहले तो प्रेडिकेट ढूंढेंगे। प्रेडिकेट में मैंने बताया है कि सबसे पहले आप वर्ब ढूंढ लें और वर्ब सहित बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट में होगा। तो वर्ब यहाँ से है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें देखें कि प्रेडिकेट पार्ट में आया क्या क्या। मैंने बताया, शुरुआत में बताया कि वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है, एक ऑब्जेक्ट से अर्थ नहीं पूरा होता है तो डबल ऑब्जेक्ट आता है। ऐसे में डबल ऑब्जेक्ट में पहले आपका जो सजीव के लिए प्रयोग हुआ वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में जो निर्जीव के लिए प्रयोग हुआ वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो पार्ट को अलग करते समय वर्ब के बाद अगर केवल ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे। ठीक है, और यदि डबल ऑब्जेक्ट आए हैं तो डबल में मैंने नॉमिनेट कर दिया, पहले वाले को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरे वाले को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इतना हुआ। इसके नीचे एक लाइन और लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के स्थान को आपस में बदला जा सकता है। डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान को एक दूसरे से चेंज किया जा सकता है, बशर्ते जब चेंज करेंगे तो दोनों के बीच एक प्रीपोजिशन आता है टू या फॉर। ठीक है, अब जैसे ये वाक्य लिखा है तो ही गेव, मैंने कहा आपस में दोनों के स्थान बदल सकते हो, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप पहले ले आए तो ही गेव ए पेन। ठीक, ही गेव ए पेन और फिर लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन जब ये बाद में लिखेंगे तो इसके पहले टू लगाएंगे। ठीक, टू
ऐसे भी लिखा जा सकता है। तब ऐसे में क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका पहले आएगा और इनडायरेक्ट आपका बाद में आएगा। यदि किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच कोई प्रीपोजिशन या तो टू आएगा और या तो फार का प्रयोग करेंगे। और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, सामान्यतः रूल यही है कि सबसे पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें। अगर आप उल्टा लिख रहे हैं तो दोनों के बीच टू या फार का प्रयोग किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक, अब ऐसे में जब इनके पार्ट को अलग करोगे तब भी वही लिखोगे। क्या, वर्ब पहले तो प्रेडिकेट लिखेंगे। प्रेडिकेट मैंने बताया, प्रेडिकेट यहां से लेकर यहां तक पूरा हो गया। फिर प्रेडिकेट में आया क्या, वर्ब आई, तो वर्ब में आपका हो गया गेव। अब यहां पर क्या आया, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? ये आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो पहले आता है। सामान्यतः पहले आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन आपने यहां पर स्थान बदल दिया, उल्टा कर दिया। तो उल्टा करने पर पहले आ जाएगा क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो निर्जीव के लिए प्रयोग हुआ। तो यहां लिख देंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख के लिख दो इसको, ए पेन, और उसके नीचे लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख करके लिख देंगे मी। टू को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जाएगा तो टू और फार ऑलरेडी उसमें लग जाएगा। ठीक है, इतना आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। उदाहरण भी लिख लेना है, एक उदाहरण ये लिख लें, और जो मैंने भी जबानी बोला, ठीक है, नियम जो मैंने उच्चारण किया बताया, उस नियम को भी वीडियो पीछे करके या रोक करके आप सुनते हुए लिख लेंगे। और फिर एक उदाहरण ये लिख करके इसके पार्ट को अलग कर लेंगे। फिर नीचे लिख देंगे कि डायरेक्ट व इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान को आपस में बदला भी जा सकता है, अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर इनडायरेक्ट लिख सकते हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, बशर्ते दोनों के बीच एक प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा और वो होगा टू या फार। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो टू लेती है अपने साथ, और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो फार लेती हैं। इस पर अध्ययन अगले वीडियो में कराया जाएगा, तब तक आप इतना पूरा कर लें। इसके साथ कॉम्प्लीमेंट का भी प्रयोग होगा, तो अगली हेडिंग होगी ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब हैविंग ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इतना आप पूरा कर लें, समझ लें। यदि कोई दिक्कत होगी तो अपना कमेंट करिएगा, पूछिएगा इसमें, और अगली टॉपिक, अगली चीज़ें अगले वीडियो। तब तक के लिए